हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट के एसएसटी की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है और कल से आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलने लगेंगे एसएसटी के। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। क्लास सेवन्थ ये है, क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी है और इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे, राजा और उनके राज्य, अर्थात जानेंगे कि राजा कैसे थे और उनके राज्य कैसे हुआ करते थे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो ध्यान रखिएगा किसको दिखलाया गया है, तो 7वीं से लेकर के 12वीं के बीच जिन राजवंशों ने शासन किया है उनको इस मानचित्र में दिखाया गया है। तो आइए मैं आपको इस मानचित्र में बताता हूँ कि कौन कौन से जो है क्षेत्र थे। और सबसे पहले हम एक आपको जानकारी देते हैं। यहाँ जो दिया गया है ध्यान से देखिए, यहाँ बताया गया है मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। ये करने के लिए बताया गया है मानचित्र 1 में 7वीं और 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य कौन कौन से उस समय राज्य थे। और मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तब मैं आपको थोड़ा अच्छे से इसमें समझा पाऊँगा। देखिए, अगर इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ तो सबसे पहले आपको कौन कौन से राज्य यहाँ दिख रहे हैं, ब्लैक डॉट से हैं। आइए देखते हैं। इंद्रप्रस्थ, यह आपका कश्मीर का क्षेत्र यहाँ है, ठीक है। बनारस, प्रयाग, कन्नौज, ठीक है। राष्ट्रकूट, और यहाँ पे पहाड़पुर में पाल हैं, ठीक है। यहाँ आपके चंदेल हैं, यहाँ गुर्जर प्रतिहार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये आपका कलिंग का क्षेत्र है, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र है। ये चोल, चेर और पांड्य, ये दक्षिण भारत में, ये मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पे आपको राष्ट्रकूट मिलेंगे, यहाँ चोल, चेर और पांड्य हैं। देखिए, चेर इस किनारे पर हैं, पांड्य इस किनारे पर हैं। ये आपका चोल का क्षेत्र आता है। यहाँ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं और इससे संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आगे है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। एक शब्द आया है मातहत, याद रखिएगा, मातहत को ही सामंत कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है। उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। क्या क्या उम्मीद उनसे लगाई जाती थी। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, जैसे सामंत छोटा है, अब जब ये थोड़ा और मोटा हो गया धन कमा करके, अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कौन? यही जो आपके सामंत थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। अब राष्ट्रकूट की कहानी आपको यहाँ बताई गई है। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। किसके? जो राष्ट्रकूट थे वो किसके अधीनस्थ थे? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चालुक्य राजाओं के, और चालुक्य राजा कहाँ के थे? कर्नाटक के। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। तो वह कौन सा योद्धा था जिसने चालुक्य स्वामी की अधीनता को जो है ठुकरा दिया? दंती दुर्ग। उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ।
यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इसे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मेरे प्यारे साथियों कि वह कौन सी जो है विधि है जिसको करने से जो व्यक्ति अगर ब्राह्मण के कुल में ना जन्म मतलब ब्राह्मण के कुल से यज्ञ करवाकर क्षत्रिय कुल में ने ना जन्म लिया हो तो क्षत्रिय कहलाता था, हिरण्यगर्भ था। यहाँ आपको कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक इन्होंने स्थापित किए। प्यारे साथियों, एक इमेज आपको यहाँ दिखाई गई है, ये जैसे नरसिंह भगवान की है। हाथ में देखिए इनका मुंह है, हाथ में इनके औजार का चित्र लिया दिखाया गया है। ये एलोरा की गुफा में मिला है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवाल, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये राष्ट्रकूट काल की कलाकृति है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज अर्थात राजाओं के राजा, महाराजा धीराज का मतलब क्या हुआ, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, तीनों भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इसके आगे की बात मैं आपसे करूं, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगिरों में संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये एक कहानी छोटी सी दी गई है, मैं कहानी आपको नहीं बताऊंगा, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं हम उसी की चर्चा करेंगे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। भाई अगर राजा को अपना राज्य चलाना है तो उनको कर लेना ही पड़ेगा। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी। किसको, जो प्रभावशाली है, जिसका वर्चस्व होता था, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के निकट सगे संबंधी ही इन महत्वपूर्ण ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धाओं के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, जो ब्राह्मण प्रशासन में मदद करते थे। ये जो है नाग भट्ट की एक उपलब्धि है, जिसमें जो है इसमें कुछ बताया गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। नागभट्ट जो है इनकी उपलब्धियाँ क्या, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहर नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ पूछ सकता है कहाँ का हिस्सा, महाराष्ट्र का है। कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। राजा उनके आगे भी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। यहाँ के राजा बता रहे हैं, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने बंग अर्थात बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य,
अर्थात राजाओं को पराजित किया। ये छोटी सी कहानी आपको यहाँ मिली थी। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को जो है भूमि क्या करते थे, दान दे दिया करते थे। क्या क्या करते थे? राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे, भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ऐसे ही ताम्रपत्र होते थे और राजा इस पर लिख देता था कि फला व्यक्ति को फला भूमि दी गई है। ठीक है प्यारे साथियों, आइए आगे हम लोग चलते हैं। भूमि के साथ क्या क्या दिया जा सकता है, ये एक छोटी सी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा आपसे करेंगे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों, पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र गंगा घाटी में कन्नौज नगर, मैंने आपको मैप में कन्नौज दिखाया था। कन्नौज नगर गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ये तीनों आपस में लड़ते रहे कि हम कन्नौज पर शासन करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ? तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। जीआरपी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा। जीआरपी के बीच हुआ गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों बीच। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कौन शासक महमूद ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कब से कब तक? 1000 से 1025 के बीच में। उसने संपन्न मंदिरों, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था, महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। कहाँ लगाया था जो धन ले गया था? एक राजधानी बनाने में खर्च किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर ये शासन करते थे। तो इनका शासन जो चौहान वंश था कहाँ था? तो दिल्ली और अजमेर के आसपास। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 91 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 92 में उसके हाथों हार गया। इसे ही हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसी चाहमान वंश का शासक था। यही चाहमान वंश जो अजमेर और दिल्ली में शासन कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान इसी से था। आगे बात करते हैं हम आपसे चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र में। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, मतलब सामंत थे। उरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार की विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभसूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया।
आगे बात करते हैं। ये आपको चोल राज्य और उसके पड़ोसी का एक मैप दिखाया गया है। मैं इस मैप में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिएगा चोल राज्य कहाँ है, ये है आपका चोल राज्य, और यहीं पर इसके पड़ोसी राज्यों को भी दिखाया गया, मदुराई, उरैयूर, तंजावुर, गंगई कोंडचोलपुरम, कोच्चि, ठीक है, ये है आपका दिखाया गया है। इसको मैप को अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा उरैयूर कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसे आपसे पूछता है मैप में। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना, उसी ने इनमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजराज जो आपका प्रथम था, इसी का बेटा था कौन, राजराज का बेटा था राजेंद्र प्रथम। कौन था, राजेंद्र प्रथम। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार भी है। ये एक सुंदर नमूना है मंदिर का, देखिए कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर है और इसकी छत को किस तरीके से बनाया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसकी अलंकृत कितना सुंदर है, भव्य है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि पर संपन्न हो गए थे। भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं था, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट जो था वो था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ की प्रतिमाएं सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, तो वो चोल शासकों की है। और जो कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी ज़्यादातर देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर पांचवी जो कृषि है, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उग जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए। ये कांस्य प्रतिमा है, इसको आप लोग सावधानी से देखिए, जो उस समय चोल साम्राज्य में बनी थी। कितनी सुंदर तरीके से इसको अलंकृत किया गया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो देख रहे हैं आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये क्या है, इसके बारे में जो इमेज बना है, 9वीं सदी तमिलनाडु का एक जलद्वार है। हौद से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इससे पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संतुलित करता है। इससे पता लगता है कि पानी कहाँ तक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना या तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से जो है भागीदारी दिखाई।
साम्राज्य का प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। नाडु क्या है? गांव का समूह है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, नाडु क्या है? गांव का समूह है। किसानों की बस्तियां उर हैं। ग्राम परिषद नाडु उर न्याय करने और कर वसूलने के साथ कई प्रशासकीय काम करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूमिस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मवेंद वेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान और अरैयार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी दिए थे। ये भूमि के प्रकार हैं जो हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न जो है कोटियों का वर्णन है और ये आपसे क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। बेलन वगाई किसे कहते हैं? गैर ब्राह्मण किसान भूमि का स्वामी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग किसी विद्यालय के रखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान तुरुनमटकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंद्रम जैन संस्थानों को दी गई भूमि के बारे में यहाँ बात की गई है। आगे चर्चा मैं आपसे करता हूँ। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। जैसे आज आप लोग देखते हैं कि मंदिरों पर लिखा रहता है फला व्यक्ति ने फला ध्यान दिया, फला व्यक्ति ने फला ध्यान दिया। नरगम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी आकर अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के जो लोग योग्य होते थे उन्हें नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़कों को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री से संबंधित ये चीज़ें हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैंने उसको अंडरलाइन किया और आपको समझाने का और बताने का प्रयास किया। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार आपका ये दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ अगर आप जो है अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में जो थोड़ा सा दिया गया है इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसको नहीं बताया इतना टॉपिक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।